चलिए आज की इस खास चर्चा को शुरू करते हैं। हमारे पास शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए, खास तौर पर सीटीईटी और सभी टीईटी के लिए कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं। इनका शीर्षक है हिंदी पेडागॉजी संपूर्ण निचोड़। और ये निचोड़ सच में बहुत गहरा है। आज हम एक तरह से एक बच्चे के दिमाग के अंदर उतरने वाले हैं। हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि भाषा का पहला बीज कैसे पड़ता है, वो एक पौधे की तरह कैसे बढ़ता है, और एक शिक्षक के तौर पर हम उस पर सही खाद पानी कैसे डाल सकते हैं। बिल्कुल, तो हमारा मिशन साफ है। इन नोट्स में से वो सबसे ज़रूरी आइडियाज़ निकालना जो सिर्फ परीक्षा पास करने में ही नहीं बल्कि एक बेहतर शिक्षक बनने में भी मदद करें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भाषा आखिर है क्या। नोट्स कहते हैं कि ये एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका आसान मतलब क्या हुआ? इसका आसान मतलब है कि भाषा सिर्फ शब्दों का ढेर नहीं है। इसके पीछे एक पूरा सिस्टम, एक लॉजिक काम करता है। जैसे एक गाड़ी के पुर्जे होते हैं, इंजन, पहिए, स्टीयरिंग। अगर उन्हें ऐसे ही फेंक दें तो वो सिर्फ लोहे का ढेर हैं। लेकिन जब उन्हें एक नियम से जोड़ा जाता है तब वो एक कार बनती है जो हमें कहीं ले जा सकती है। भाषा भी बिल्कुल वैसी ही है। ये विचारों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली गाड़ी है। वाह, ये तो बहुत अच्छा उदाहरण है। और इस गाड़ी के 3 रूप बताए गए हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मुझे इसमें ये बात बड़ी दिलचस्प लगी कि लिखित रूप मौखिक से ज्यादा स्थायी होता है। जाहिर सी बात है, पर इसके गहरे मतलब भी होंगे। बिल्कुल। मौखिक भाषा हवा की तरह है, वो बदलती रहती है। नए शब्द आते हैं, लहजे बदलते हैं। लेकिन जब कोई बात लिख दी जाती है तो वो एक तरह से पत्थर पर लकीर बन जाती है। वो एक विचार को समय में कैद कर लेती है। आज हम हजारों साल पहले लिखी बातें पढ़ सकते हैं। ये भाषा के लिखित रूप का ही तो कमाल है। सही कहा। ये हमारे ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने का जरिया है। तो हमने ये तो समझ लिया कि भाषा क्या है, पर असली सवाल तो ये है कि एक बच्चा इसे सीखता कैसे है। नोट्स में अर्जन और अधिगम के बीच एक बहुत बड़े फर्क की बात की गई है। ये क्या है? ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी हिस्सा है। इसे ऐसे समझिए, अर्जन है पानी में उतरकर तैरना सीखना, और अधिगम है पहले तैरने के नियमों पर एक किताब पढ़ना और फिर पूल में उतरना। अच्छा, मतलब अर्जन या एक्विजिशन वो है जो अपने आप होता है। जैसे कोई बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है, सुनकर, देखकर, माहौल से। उसे पता भी नहीं चलता और वो भाषा उसकी अपनी हो जाती है। एकदम सही। ये एक अवचेतन प्रक्रिया है। इसके लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, भाषा से भरपूर माहौल। बच्चा बस उस माहौल में सांस लेता है और भाषा उसके अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ है अधिगम यानी लर्निंग, जो एक सचेतन कोशिश है। इसमें आप मेहनत करते हैं, नियम रटते हैं, क्लास में जाते हैं, जैसे हम स्कूल में कोई दूसरी भाषा सीखते हैं। तो एक शिक्षक के लिए यहाँ सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक ये है कि सबसे अच्छी क्लास वो है जहाँ अधिगम भी अर्जन जैसा महसूस होने लगे, जहाँ बच्चे नियमों को रटने के बजाय भाषा के साथ खेलें, उसे इस्तेमाल करें और एक स्वाभाविक माहौल में सीखें। तो हमने ये तो समझ लिया कि भाषा 2 तरीकों से सीखी जाती है, पर सवाल ये है कि दिमाग के अंदर ऐसा क्या होता है जो ये सब मुमकिन बनाता है। यहीं पर नोम चॉम्स्की जैसे बड़े विचारक तस्वीर में आते हैं। चॉम्स्की ने इस फील्ड में सचमुच क्रांति ला दी थी। उन्होंने कहा कि दिमाग कोई खाली स्लेट नहीं है। हाँ, इन नोट्स में ये भाषा अधिग्रहण यंत्र यानी LAD की बात की गई है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। क्या इसका मतलब सच में हमारे दिमाग में कोई चिप लगी होती है? चिप तो नहीं, पर आप इसे एक तरह का प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम समझ सकते हैं। चॉम्स्की का आइडिया ये था कि हर इंसान भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होता है। हमारे दिमाग में व्याकरण के कुछ सार्वभौमिक नियम, मतलब यूनिवर्सल ग्रामर, पहले से ही मौजूद होते हैं। अच्छा, इसीलिए बच्चे बिना सिखाए भी भाषा के मुश्किल नियमों को पकड़ लेते हैं। उन्हें बस माहौल से शब्द चाहिए होते हैं, व्याकरण उनका दिमाग खुद बना लेता है। और ये भी लिखा है कि ये यंत्र 5 साल की उम्र तक सबसे ज्यादा सक्रिय रहता है। तो एक टीचर के लिए इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह है कि आपका काम बच्चे को भाषा सिखाना नहीं है, बल्कि उसे एक ऐसा माहौल देना है जहां उसके दिमाग का वो डिवाइस अपना काम खुद कर सके। आपको बच्चे के दिमाग में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डालना, वो पहले से है। आपको बस उसे अच्छे अच्छे ऐप्स और फाइलें देनी है, यानी कहानियां, कविताएं, बातचीत। ये तो सोच बदलने वाली बात है। लेकिन सब लोग चॉम्स्की से सहमत नहीं थे।
नोट्स में पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच एक बड़ी बहस का जिक्र है। हाँ, ये एक क्लासिक बहस है, विचार पहले या भाषा। पियाजे का मानना था कि बच्चा पहले दुनिया को समझता है, सोचना शुरू करता है और फिर उस सोच को व्यक्त करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करता है। मतलब पहले विचार फिर भाषा। बिल्कुल। लेकिन वाइगोत्स्की कहते थे कि आप समाज को कैसे भूल सकते हैं, एक बच्चा अकेले में सोचना नहीं सीखता। एकदम। वाइगोत्स्की के लिए भाषा और समाज सबसे जरूरी थे। उन्होंने कहा कि भाषा सिर्फ विचारों को व्यक्त करने का औजार नहीं है, बल्कि ये खुद विचारों को बनाने का औजार है। हम दूसरों से बात करके, यानी सामाजिक संपर्क से सीखते हैं। इनके बीच निज वाक या प्राइवेट स्पीच को लेकर भी बड़ा मतभेद था। मतलब जब बच्चा खेलते खेलते खुद से बातें करता है। हाँ, पियाजे ने इसे अहम केंद्रित कहा और ज्यादा महत्व नहीं दिया। लेकिन वाइगोत्स्की के लिए ये एक क्रांतिकारी आइडिया था। उन्होंने कहा कि जब बच्चा खुद से बात कर रहा होता है तो वो असल में अपनी सोच को दिशा दे रहा होता है। वो खुद का टीचर बन जाता है, खुद को निर्देश देता है। ये सीखने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। तो एक शिक्षक के लिए सवाल ये नहीं है कि पियाजे सही थे या वाइगोत्स्की। बड़ा आइडिया ये है कि आपको बच्चे के अंदर क्या चल रहा है, जो पियाजे कहते हैं, और उसके बाहर समाज में क्या चल रहा है, जो वाइगोत्स्की कहते हैं। दोनों पर ध्यान देना होगा। आपने पूरी बहस का सार बता दिया। एक अच्छी क्लास इन दोनों दुनियाओं को जोड़ती है। यही तो एक अच्छे शिक्षक की पहचान है। एक मिनट, इन नोट्स में एक और आइडिया है जो मुझे थोड़ा हैरान कर रहा है। सेपियर-वॉर्फ परिकल्पना। ये कह रही है कि हमारी भाषा हमारी सोच को कंट्रोल करती है। क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी भाषा में नीले रंग के लिए 10 शब्द हैं, तो वो लोग हमसे बेहतर नीला रंग देख पाएंगे? ये एक बहुत गहरा और विवादास्पद विचार है, जिसे भाषाई सापेक्षतावाद कहते हैं। ये यही कहता है कि भाषा हमारी हकीकत का चश्मा है। हम दुनिया को उसी तरह देखते हैं जैसी हमारी भाषा हमें देखने की इजाजत देती है। वाह! ये हमें सिखाता है कि भाषा सिर्फ संवाद का जरिया नहीं है, ये हमारी पूरी दुनिया का निर्माण करती है। इन सिद्धांतों को जानने के बाद तो पढ़ाने का पूरा नजरिया ही बदल जाता है। चलिए अब कुछ ज्यादा व्यवहारिक चीजों पर आते हैं जो एक शिक्षक अपनी क्लास में सीधे इस्तेमाल कर सकता है। स्टीफन क्रैशन की परिकल्पनाएं इसमें बहुत काम की लगती हैं। हाँ, क्रैशन ने अर्जन और अधिगम के फर्क को क्लासरूम तक पहुंचाया। उनकी 2 बातें सबसे जरूरी हैं। एक है इनपुट परिकल्पना, I+1 वाली, यानी बच्चे को उसके मौजूदा स्तर से बस एक लेवल ऊपर की भाषा से संपर्क कराना। और दूसरी, जो शायद इससे भी ज्यादा जरूरी है, वो है भावात्मक फिल्टर या अफेक्टिव फिल्टर। ये क्या है? ये भावात्मक फिल्टर एक तरह की दिमाग की दीवार है। जब बच्चा खुश और कॉन्फिडेंट होता है तो ये दीवार नीचे होती है और सारी जानकारी अंदर चली जाती है। लेकिन जैसे ही आप उसे डांटते हैं या वो डर जाता है या बोर हो जाता है, ये दीवार ऊपर उठ जाती है। अब आप कितना भी अच्छा पढ़ा लें, कुछ भी अंदर नहीं जाएगा। इसका मतलब I+1 वाला मुश्किल इनपुट तभी काम करेगा जब ये दिमाग की दीवार यानी अफेक्टिव फिल्टर नीचे हो। बच्चे को क्लास में सुरक्षित महसूस कराना सबसे पहली शर्त है। यही क्रैशन के सिद्धांत का दिल है। सीखना दिमाग के साथ साथ दिल का भी काम है। जब तक बच्चा भावनात्मक रूप से तैयार नहीं है, तब तक दिमाग के दरवाजे बंद रहते हैं। अब आते हैं भाषा के 4 मूल कौशलों पर, जिन्हें याद रखने का एक शॉर्टकट भी है, सुबोपाली। सुना, सुनना, बो बोलना, पा पढ़ना और ली लिखना। नोट्स इन्हें 2 हिस्सों में बांटते हैं। हाँ, सुनना और पढ़ना ग्रहणात्मक या रिसेप्टिव स्किल्स हैं। इनमें जानकारी अंदर आती है, मतलब इनपुट। और बोलना और लिखना अभिव्यक्त्यात्मक या प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, जिनमें जानकारी बाहर जाती है, यानी आउटपुट। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, यानी एकीकृत है। बिल्कुल, आप इन्हें अलग अलग नहीं सिखा सकते। सोचिए, आप एक फिल्म का रिव्यू कैसे लिखेंगे, जो कि लिखना है अगर आपने फिल्म देखी ही नहीं है या उसके बारे में सुना ही नहीं है। सही बात है। एक अच्छी भाषा की क्लास वो होती है जिसमें ये चारों कौशल एक साथ बुने हुए हों, जैसे किसी चटाई में धागे। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी विषय की, जो आज की क्लास की सच्चाई है, बहुभाषिकता या मल्टीलिंग्विलिज्म। नोट्स में साफ लिखा है कि ये एक संसाधन है, समस्या नहीं। ये शिक्षा शास्त्र में एक बहुत बड़ा और सकारात्मक बदलाव है। पहले सोचा जाता था कि क्लास में कई भाषाएं होने से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये बच्चे के दिमाग के लिए एक बेहतरीन कसरत है, एक सुपर पावर की तरह है। तो एक टीचर इसे संसाधन की तरह इस्तेमाल कैसे कर सकता है? बहुत आसान तरीकों से। जैसे क्लास में एक नया शब्द सिखाते हुए बच्चों से पूछना, इसे तुम्हारी भाषा में क्या कहते हैं?
इससे हर बच्चे को महसूस होता है कि उसकी भाषा और संस्कृति का सम्मान हो रहा है। और ये उस भावात्मक फिल्टर को नीचे लाने का भी सबसे अच्छा तरीका है। बिल्कुल। और अब एक और संवेदनशील मुद्दे पर आते हैं, अधिगम अक्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज। जी कई बार बच्चों को सीखने में कुछ खास मुश्किलें आती हैं। हाँ, और यहाँ शिक्षक का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। सबसे आम है डिसलेक्सिया, जिसमें बच्चे को पढ़ने में मुश्किल होती है। उसे अक्षर नाचते हुए या उल्टे दिखाई दे सकते हैं, जैसा तारे जमीन पर फिल्म में दिखाया गया था। हाँ, याद आया। इसी तरह लिखने में मुश्किल को डिस्ग्राफिया और गणित में मुश्किल को डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। तो अगर एक शिक्षक को अपनी क्लास में ऐसा कोई बच्चा मिलता है तो उसे क्या करना चाहिए? उसे एक डॉक्टर की तरह काम करना होता है। सबसे पहले निदानात्मक परीक्षण यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट, मतलब बीमारी का पता लगाना। ये समझना कि बच्चे को दिक्कत कहाँ और क्यों हो रही है। सिर्फ ये लेबल नहीं लगाना कि ये बच्चा कमजोर है। और पता लगाने के बाद? उसके बाद आता है उपचारात्मक शिक्षण यानी रिमीडियल टीचिंग, इलाज। खास तरीके अपनाकर ज्यादा ध्यान देकर बच्चे की उस मुश्किल को दूर करने की कोशिश करना। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। इसका लक्ष्य बच्चे पर ठप्पा लगाना नहीं, बल्कि उसे सीखने में मदद करना है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? अगर हमें एक शिक्षक के लिए कुछ सबसे जरूरी बातें चुननी हो तो वो क्या होंगी? पहली बात तो ये कि पाठ्यपुस्तक ही सब कुछ नहीं है। वो एक नक्शा हो सकती है, मंजिल नहीं। दूसरी, बाल साहित्य और कहानियों का कोई विकल्प नहीं है। ये भाषा को जिंदा कर देती हैं। और सबसे जरूरी, जो हर सिद्धांत से निकल कर आता है, एक समृद्ध भाषिक परिवेश बनाना। मतलब क्लास की दीवारें भी बच्चों से बात करें, उन पर चार्ट्स हों, बच्चों के बनाए चित्र और लिखी कहानियां हों। क्लास में भाषा सिर्फ 1 घंटे का विषय ना हो, बल्कि हवा में घुली हो। और एक आखिरी बात, गलतियां। हाँ, ये भी बहुत जरूरी है। गलतियां सीखने की प्रक्रिया का दुश्मन नहीं, बल्कि सबसे अच्छा दोस्त हैं। जब बच्चा गलती करता है तो वो असल में आपको अपने दिमाग के अंदर झांकने का एक मौका दे रहा होता है। बिल्कुल। तो इन सभी सिद्धांतों को जानने के बाद शायद हर भावी शिक्षक को खुद से सवाल पूछना चाहिए, हम भाषा क्यों सिखा रहे हैं? यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या सिर्फ इसलिए कि बच्चा परीक्षा पास कर ले, या इसलिए ताकि वो अपने विचारों को आत्मविश्वास से दुनिया के सामने रख सके, दूसरों की बातों को समझ सके, अच्छी बुरी बातों में फर्क कर सके, और सबसे जरूरी, अपनी एक आवाज पा सके?